नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि कहीं न कहीं रेलवे के एग्ज़ाम के ही पूछे हुए क्वेश्चन हैं और अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, तो वहाँ के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा 581 नंबर कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं हम लोग नमक का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो बर्फ़ को पिघलाने के लिए नमक जिसका आपका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका फ़ॉर्मूला ये हो जाएगा आपका NaCl का यूज़ करते हैं और सोडियम क्लोराइड ये बर्फ़ के साथ मिलकर हिम मिश्रण बनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न या क्या उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है आपका लवण और जल। तो कल वाली क्लास में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि जब भी आपके अम्ल और क्षार ये आपकी अभिक्रिया करते हैं, तब आपके लवण और जल देते हैं। तो अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल उत्पन्न होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये भी आपकी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे आपका अम्ल और क्षार जब भी आपकी अभिक्रिया करते हैं तब आपकी लवण और जल बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तब आपका NaCl जो कि आपका लवण हो जाएगा और H2O जो कि आपका जल हो जाएगा। तो NaOH ये हो जाएगा आपका क्षार और NaCl सॉरी यहाँ पे HCl ये हो जाएगा आपका अम्ल। तो यहाँ से इस प्रकार आप समझ सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो ये आपके लवण और जल बनते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो जब एक अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में आपका लवण जो कि हो जाएगा NaCl तथा जल प्राप्त होता है, जो कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड जिसका फार्मूला हो जाएगा Na2O की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। तो यहाँ से ये अभिक्रिया देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये क्रिया करता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फार्मूला ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ये हो जाएगा HCl। तो HCl ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्वेश्चन आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। तो साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये आप रिएक्शन यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो ये हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो pH किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता की माप है और यह किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारता को दर्शाता है। जिस विलयन में जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे उस विलयन का pH मान उतना ही ज़्यादा होगा और pH स्केल का मान 0 से लेकर आपका 14 तक के 20 तक की संख्याएं होती हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्टली पूछ लेता है कि pH स्केल का मान आपको बताना है। तो ये होता है आपका 0 से लेकर 14 तक और जिसमें आपका pH ये 7 ये विलयन उदासीन होता है और 7 से कम विलयन इसे कहते हैं हम लोग अम्लीय और 7 से ज़्यादा विलयन को कहते हैं हम लोग क्षारीय। तो ये pH स्केल से 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। वहीं आपका अमोनियम क्लोराइड का pH मान ये 7 से कम होता है, अर्थात ये आपका एक अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्वेश्चन देख सकते हैं किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसीलिए किसी का साधारण नाम या उसका रासायनिक सूत्र या भी उसके जो रासायनिक नाम होता है उनको भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका 2021 में ये NTPC में आपका पूछा गया था।
तो यहाँ पे पूछा गया है साधारण नमक का, तो ये हो जाएगा आपका NaCl होता है। तो अभी हम लोग कई बार इसको डिस्कस किए थे। तो साधारण नमक ये हो जाएगा NaCl, और इसका रासायनिक नाम की बात करें ये हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से एक आपकी टेबल दी गई है, एक तरफ आपके रासायनिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। जैसे हम लोग पहले की बात करें कि साधारण नमक का ये हो जाएगा आपका NaCl, और हाइड्रोजन क्लोराइड ये हो जाएगा आपका HCl, और इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन या हाइड्रोजन क्लोराइड, चलिए यही भी सही हो जाएगा। और थर्ड आपका हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा आपका KOH। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ये हो जाएगा आपका NaOH। तो इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कहते हैं आपको। ये जो फार्मूला है इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि लवणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है कि लवणों का pH मान 1 होता है, ये एकदम आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि लवण अम्ल तथा क्षार का संयोजन है और धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि लवण का सबसे आम रूप ये होता है आपका साधारण नमक, वहीं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का ये संयोजन होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है कि लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं, हाँ ये सही हो जाएगा आपका। तो लवण किससे बनते हैं, ये अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं, तो यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो वे पदार्थ जो किसी अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं लवण, और ये प्रायतः ठोस होते हैं। इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है एवं इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, मीन्स इनमें करंट भी फ्लो हो सकता है। लवण ये प्रायः अम्ल तथा क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनका pH मान आपका 7 ये होता है। तो 7 ये पूछ लिया जाता है कि 7 pH मान किसका होता है, तो ये होता है आपका लवण का, तो इसे भी हम लोग उदासीन भी कहते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर जिसका नाम हो जाएगा pH मान। तो यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं और pH मान कैसे निकालते हैं ये हम लोग यहाँ से समझेंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसका pH मान कितना होता है। तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 588 नंबर इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से किसका pH मान शुद्ध जल से कम होता है। तो ये होता है आपका जठर रस का, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं कि लेटेस्ट पैटर्न पे यहाँ से पूछे हुए, जो कि 2022 में आपके ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे। तो दिए गए विकल्पों में जठर रस का pH मान ये शुद्ध जल से कम होता है, और जठर रस ये होता है आपका HCl, और इसका pH मान लगभग आपका होता है 1.2, जबकि आपका शुद्ध जल का pH मान ये होता है आपका 7। तो यहाँ से ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने जो कि बायोलॉजी की 79 क्लासें इसी प्रकार हम लोगों ने डिस्कस की हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे हुए। तो यदि आप बायोलॉजी भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे हम लोगों ने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो ये भी आप 1 या 2 करके आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का टारगेट रहता है कि 25 मिनट में 25 क्वेश्चन डिस्कस करना, और जो भी उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ ही साथ उनको भी डिस्कस करना। तो कम समय में यदि आपको बेहतर तैयारी करनी है और ये भी आपको जानना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोगों ने ये क्लासें डिस्कस की थी। तो इन क्लासों को आप ज़रूर पढ़ना और इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान लगभग कितना होता है। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो अब यहाँ से एग्जामिनर आपके pH मान भी इसका पूछ लिया जा रहा है। तो ये होता है आपका 10.4। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान ये लगभग आपका होता है 10.4, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक खनिज पदार्थ है। इसका रासायनिक सूत्र ये हो जाएगा आपका MgOH का होल टू आई, और इसका यूज हम लोगों को शरीर की मांसपेशियों और तंत्रिका के फंक्शनल कार्य के लिए किया जाता है, लेकिन इसका मुख्यतः उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में होता है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि प्रवर क्षार एवं दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का pH मान कितना होता है।
तो ये होता है आपका 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रसायन विज्ञान में अम्ल और क्षार को पीएच स्केल के द्वारा मापा जाता है। और दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से अम्ल वाला चैप्टर अलग से डिस्कस किया था और क्षार वाला चैप्टर अलग से डिस्कस किया था, और इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप आपका बनता है लवण, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अम्ल और क्षार वाले चैप्टर यदि आपने नहीं देखे हैं तो इससे पहले जो कि दो या 3 क्लासों में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो जस्ट इसके पहले वाली क्लासें यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो केमिस्ट्री की हम लोगों ने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि अभी तक आपकी लगभग में इसमें भी 25 क्लासें हो चुकी हैं। तो यदि आपने शुरू से भी नहीं देखी हैं ये क्लासें तो आप इनको भी एक-एक करके देख सकते हैं। तो जिसमें आपका 0 से लेकर ये 14 अंक होते हैं ये पीएच स्केल पर, और 7 को उदासीन माना जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक पैमाना बनाएँ इस प्रकार, तो यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 7, बाकी यहाँ से 0 से लेकर 7 तक मीन्स यहाँ पे रहा होगा 6। तो ये वाला यहाँ से लेकर इसे कहते हैं हम लोग अम्ल, यानी कि जिनका पीएच मान 7 से कम होगा इधर, तो उनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। और 7 से लेकर 14 तक यहाँ पे होगा आपका 14, और यहाँ पे रहा होगा 8। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो भी आपके आएंगे इनको कहेंगे हम लोग क्षार। तो जिनकी प्रकृति आपकी 7 से अधिक और 14 से कम होगी उनको हम लोग क्षार की श्रेणी में रखते हैं। तो ये होता है आपका पीएच स्केल, कुछ इस प्रकार यहाँ से समझ गए होंगे। तो पैमाने पर 7 से ऊपर मीन्स 7 से इधर जाने पर, यानी कि यहाँ पे 7 था तो 7 से ऊपर जाने पर ये आपका क्षारीयता बढ़ती है, मीन्स उसकी क्षारीयता बढ़ जाएगी। और 7 से नीचे जाने पर यानी कि इधर जाने पर तो इनकी अम्लीयता बढ़ती है। मीन्स जिसकी नंबरों में संख्या यानी कि कम होगी उसकी अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी, और जिसकी नंबरों में संख्या मान लीजिए यहाँ पे 13 आएगा तो इसकी क्षारीयता ये सबसे कम हो जाएगी। तो यही आपको यहाँ से कहा गया है। तो प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल को मिश्रित करने पर प्राप्त लवण का पीएच मान ये 7 से अधिक होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है। तो ये विलयन हो जाएगा आपका टमाटर का रस, जिसका पीएच मान सबसे कम होता है। तो एक तरफ यहाँ से टेबल देख सकते हैं, एक तरफ आपके विलयन दिए गए हैं और उनका पीएच मान दिया गया। ये टेबल आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं कि लार का पीएच मान कितना होता है यानी भोजन से पहले और भोजन के बाद, और काफ़ी का पीएच मान कितना होता है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो यही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में घूमते रहते हैं। तो लार का पीएच मान खाने से पहले यानी भोजन करने से पहले ये होता है 7.4, और भोजन करने के बाद लार का पीएच मान ये हो जाएगा आपका 5.8। काफ़ी का पीएच मान ये हो जाएगा 4.5 से लेकर 6 तक होता है। वहीं आपके टमाटर के रस का पीएच मान ये होता है 4.4। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जो कि आपका कथन के रूप में पूछा गया है। तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन एक है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और इनका पीएच मान 7 होता है। कथन बी है कि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और इनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो इन दोनों कथनों में हम लोग बात करें तो ये आपके दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। तो किसी भी विलयन की पीएच मान एक संख्या होती है जो उस विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को बताती है, और इसी मान के आधार पर उस पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता प्रदर्शित होती है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और उनका पीएच मान ये 7 होता है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं तथा इनका पीएच मान 7 से कम होता है, अतः दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको अम्ल और जो क्षार वाले चैप्टर हैं इनको पहले आपको डिस्कस करके आना है, तभी आपको ये पीएच स्केल अच्छे से समझ में आएगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीएच मान, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछ लेता है और हर शिफ्ट में और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितने से कम होता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ लेता है, और ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो ये होता है आपका 5.6 से कम होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा।
तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान ये 5.6 या इससे कम होता है। अम्लीय वर्षा शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट्स एंगस स्मिथ ने 1872 में किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन निष्कर्ष के रूप में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो कथन पहला हो जाएगा कि पीएच में पी ये जर्मन भाषा के पोटेंज को निरूपित करता है। मीन्स पीएच का जो फुल फॉर्म यहाँ से हो जाएगा, जो पी को निरूपित करता है, इसका मतलब हो जाएगा पोटेंज। तो यहाँ से ये देख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है शक्ति। और कथन दूसरा हो जाएगा कि पीएच पैमाने पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच माप सकते हैं। तो ये तो आपका एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 से लेकर 16 तक नहीं जाते हैं, 0 से लेकर हम लोग जाते हैं 14 तक। तो सेकंड तो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन आपका पहला ये सही हो जाएगा, क्योंकि पी को हम लोग पोटेंज ही कहते हैं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर की बात करें तो कथन पहला सही हो जाएगा और दूसरा असत्य, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा। तो पीएच में ये पी जर्मन भाषा के पोटेंज को निरूपित करता है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। और पीएच स्केल पर हम सामान्यतः 0 से लेकर 14 तक पीएच मान माप सकते हैं। पीएच स्केल की खोज ये वैज्ञानिक थे आपके सोरेनसन ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये हो जाएगा। अतः कथन एक सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान ये होता है आपका 7। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे ये डायरेक्टली। तो सीधे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग डिस्कस कर चुके थे फैक्ट कि 1 से 1 जलीय विलयन है जिसका पीएच यह है 2.6। तो यह दर्शाता है कि विलयन कैसा है। तो ये विलयन आपका प्रबल अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो किसी विलयन का पीएच मान उसके अम्लीयता या क्षारीयता का एक सूचक होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे हम लोग अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। और इस प्रकार प्रश्नगत विलयन जिसका पीएच मान 2.6 है वह आपका कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि। तो अब यहाँ पे आपको ना तो अम्लता पूछी गई ना ही क्षारीयता पूछी गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ आयन के रूप में आपकी पूछ लिए गए। तो क्वेश्चन किसी प्रकार का भी आपका पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन करके जाने हैं। और ये क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब आप क्लास में रेगुलर रहेंगे, यानी कि हर एक क्लास आपको रेगुलर अटेंड करनी है। और हो सके तो, क्योंकि हम तभी कम समय देने की कोशिश करते हैं आपको ये 25 क्वेश्चन, क्योंकि आप यही क्लास एक दिन में 2 से 3 बार देख लिया करें, तो आपको ये पर डे के पर डे आपको यही 25 क्वेश्चन डेली के डेली आपके यही क्लियर होते रहेंगे। तो इसमें हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें, ये OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। तो किसी विलयन का पीएच मान एक संख्या होती है जो कि उस विलयन की अम्लता और क्षारकता को प्रदर्शित करती है। किसी भी विलयन का पीएच मान ये संख्या के रूप में द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन, यानी कि ये हो जाएगा H आयन, और सांद्रता के रूप में ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। किसी विलयन के पीएच मान 7 से 14 तक हुई वृद्धि हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में हुई वृद्धि को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है। मीन्स सबसे ज़्यादा मिश्रण, यानी कि यदि वो अम्लीय है तो वह आपका हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग अभी पिछली डिस्कस किए थे कि जितनी संख्या उसकी कम होगी उसकी अम्ल की मात्रा, यानी कि उसकी शुद्धता उतनी ही अच्छी होगी। तो जितने हम लोग 7 के करीब जाएंगे उसकी अम्ल की मात्रा, यानी कि अत्यधिक वह कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 या 0 इसकी सबसे अधिक यहाँ पे हो जाएगी। तो यही आपका पूछा गया है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान ये 0 होता है। सोरेनसन ने 1909 में पीएच स्केल का प्रतिपादन किया था, तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और पीएच ये किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित या व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है, और पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है। तो इस प्रकार कुछ टेबल दी गई है, तो यही पीएच मान आप डायरेक्टली नोट कर लिया करें, क्योंकि यही है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें समुद्री जल का पीएच मान ये होता है 8.5, रक्त का पीएच मान ये हो जाएगा आपका 7.4,
लार का पीएच मान ये हो जाएगा 6.5, दूध का पीएच मान ये हो जाएगा 6.4 और मूत्र का ये हो जाएगा 6 और नींबू का पीएच मान ये हो जाएगा 2.2। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाले फैक्ट आपके इन्हीं से आपका रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन के हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए डिस्कस करके चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके इन फैक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। तो नींबू का पीएच मान ये यहाँ से देख सकते हैं कितना हो जाएगा 2.2। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। मेन से यहाँ पे मात्र 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है, यदि आपको ये डायरेक्टली पता होगा। तो इसीलिए आपको ये नोट जो हैं इनको नोट जरूर कर लिया करें, क्योंकि जब आप इनको रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि 3 विलेनों एक्स वाई और जेड के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 हैं, तो उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम ये होता है आपका घटता हुआ क्रम। मेन से पहले तो सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके हो जाएगा। तो यहाँ पे अवरोही क्रम लगाना है तो सबसे बड़ा आपको पहले रखना होगा। तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा आपका जेड का, यानी कि 7। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा। सबसे बड़ा तो आपका हो जाएगा एक्स का, फिर आपका हो जाएगा जेड का, फिर वाई का। तो ऑप्शन यहाँ पे वी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो और उन्हें किस क्रम में लगाना है ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के क्रम में लगाना है, ये आपको विशेष तौर याद रखना है। तो ये फैक्ट हम लोगों ने पिछली अभी क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। चलिए सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एलपीएन टेक्नीशियन में आपका पूछा गया था। तो निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। तो ये होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज सामान्यतः सटीक पीएच मापने के लिए करते हैं और यह एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। तो सबसे अच्छा अम्लीय वही होगा जिसकी संख्याओं में मान जितना कम होगा। तो 0 वाला ये सबसे अच्छा हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये पीएच स्केल आपको दर्शाई गई है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। तो आप चाहें यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की मोलरता में सांद्रता को एक लघुगणकीय माप क्रम में सरलता से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। और हाइड्रोजन आयन की सक्रियता के ऋणात्मक 10 आधारित लघुगणकीय मान को पीएच कहते हैं। तो यहाँ से ये पीएच स्केल आपको बनाई गई है, यहाँ से देख सकते हैं। तो 7 वाला तो ये तो आपका हो जाएगा उदासीन, और 7 से पहले ये हो जाएगा आपका अम्लीय, और इधर आपका हो जाएगा क्षार। तो जब भी हम लोग इधर बढ़ेंगे उसकी अम्लता उतनी ही अच्छी होगी या उसकी अम्लता उतनी ही सर्वाधिक होगी, और इधर हम लोग बढ़ेंगे तो उसकी क्षारीयता या क्षारीय उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ से ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है। तो निष्क्रिय विलयन यानी उदासीन विलयन का पीएच मान ये हो जाएगा आपका 7। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यही इन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो पीएच मान ये 0 से लेकर 14 के बीच होता है, और अम्लीय विलयनों का पीएच मान ये 7 से कम होता है। क्षारीय विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन या निष्क्रिय विलयनों का पीएच मान ये होता है 7, जो कि हम लोग कई क्वेश्चनों में इसको डिस्कस किए थे। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये आपके OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को निरूपित करती है। तो यही क्वेश्चन जस्ट हम लोग जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब यही क्वेश्चन रेलवे के द्वारा एलिफेंट टेक्नीशियन में इसी को सेम रिपीट किया। तो इसीलिए रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है, और ये क्वेश्चन आपके रेलवे के ही हैं। तो आने वाले एग्जाम में आप यही क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपके पूछे जाएंगे। तो किसी विलयन का पीएच मान एक संख्या होती है जो कि विलयन की अम्लता और क्षारीयता को दर्शाती है, और किसी भी विलयन का पीएच मान ये संख्यात्मक के रूप में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने पिछली क्वेश्चनों में इसको डिस्कस किए थे। अगला प्रश्न सीधा हो जाएगा कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में क्या आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है।
तो ये किसको दर्शाएगा, OH आयन को दर्शाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में भी रिपीट किया है। तो इसीलिए आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यही आपके रिपीट होते रहते हैं। तो इस प्रकार आज के कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन, और ये 25 नहीं, ये 25 प्लस मान के चलिए, क्योंकि इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट से हम लोग देखें तो इनसे 2 या 3 गुने हम लोग क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगता है और ये आपको कंटेंट कैसा लगता है, ये आपको इसी वीडियो के लास्ट में कमेंट बताना है। और पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, और कम समय में हम आपको यही क्वेश्चन है मात्र 25 मिनट में हम आपको दे रहे हैं, और यही क्वेश्चन 25 आपके कम से कम जो बड़े चैनल है वहाँ पे आपको 2 घंटे में मिलेंगे या 3 घंटे में मिलेंगे। तो हम नहीं चाहते आपके ये 25 मिनट आपको यहाँ पे देने के बाद जो बचा हुआ टाइम है वो अदर सब्जेक्ट में आप दे लेंगे, तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो अन्य बच्चों से आपको अदर ही सोचना होगा, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो यदि आपके पास कोई भी बुक्स हो तो वहाँ पे थ्योरी आप वहाँ से पढ़ के आइए चैप्टर वाइज, और हम लोग क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, तब आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। चलिए मिलेंगे हम लोग एक कल वाली क्लास में। जय हिंद।